Hello friends, I, Narayan Roy, welcome you all to my YouTube channel and online class. This channel provides you an opportunity of online learning. इस चैनल पर हम जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट अब अपनी ग्रेजुएशन के पूरे कोर्स के दौरान पढ़ते हैं, आप चाहे बीए प्रोग्राम के छात्र हो, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, आप चाहे DU SOL के छात्र हो, आप चाहे रेगुलर DU से पढ़ते हो या DU NC वेब से पढ़ते हो, आप सभी अपने इस कोर्स के दौरान कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव सपोर्ट हुआ, योर लॉज योर राइट हुआ, पॉलिटिकल थ्योरी हुआ। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनके डिस्कशन के लिए या यूं कहें कि उनके जो टॉपिक्स हैं उनको समझने समझाने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट्स की शुरुआत करेंगे और इसी सीरीज में in today's session we are going to start a new subject जिसका नाम है लेजिस्लेटिव सपोर्ट। ये सब्जेक्ट एक सेक का पेपर है, सेक यानी SEC, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ये सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हमारे देश की जो लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो किस प्रकार से चलती है, कैसे हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडीज काम करती है, कैसे वो लोग को बनाती है, उसमें सुधार करती है या उसे बदल पाती है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि कैसे इस प्रक्रिया में पार्लियामेंट की जो कमेटीज होती हैं वो कैसी भूमिका निभाती हैं, क्या उनका योगदान रहता है, कितने प्रकार की पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं। हम समझेंगे कि लेजिस्लेटिव बॉडी बजट कैसे बनाती है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि जिन लोगों को आपने ये पावर दी है, आपके MP, आपके MLA, जिनको आपने पावर दी है लेजिस्लेटिव बॉडी को फंक्शन कराने की, लॉ बनाने की, बजट बनाने की, उनके क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटीज हैं, ये हम समझेंगे। और साथ ही डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहे जाने वाले मीडिया, मास मीडिया की भूमिका को भी हम समझेंगे। तो इस पूरे सब्जेक्ट के डिस्कशन से आप प्रैक्टिकल डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग से रिलेटेड कई चीजों को समझ पाओगे। इस सब्जेक्ट की आज शुरुआत हम लोग यूनिट 2 की कर रहे हैं और यूनिट 2 की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एक्चुअल में इस टॉपिक में, इस यूनिट में आप कई चीजें समझेंगे, जैसे कि बिल क्या होता है, बिल एक बिल है, एक प्रस्ताव है, एक प्रारूप है, एक ड्राफ्ट है, वो कैसे एक कानून बन जाता है इंडिया का, क्या उसके लिए प्रोसीजर है, उसमें किस सदन की कितनी भूमिका रहती है, भारत के राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के संदर्भ में क्या क्या पावर है। इन सब चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। कैसे बजट यानी मनी बिल वो बाकी ऑर्डिनरी बिल से डिफरेंट है, इसकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और इस पूरी चर्चा से आप समझ पाएंगे कि आपके देश की जो विधायिक प्रक्रिया है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, वो कैसे फंक्शन करती है, डे टू डे बेसिस पर वो कैसे कार्य करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि की इंडियन जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो क्या है ये प्रोसीजर। और ये डिस्कशन समझने से पहले हमें पहले समझना होगा कि एक डेमोक्रेसी में, एक रूल ऑफ लॉ के सिस्टम में लेजिस्लेटिव की क्या भूमिका होती है। और इस चीज को समझने के लिए हमारे लिए एक लाइन बहुत है, और वो लाइन है कि लेजिस्लेटिव बॉडी इज अ कंटिन्यूअस मूविंग व्हील ऑफ एनी डेमोक्रेसी। अर्थात जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, जो विधायिका होती है, वो किसी भी लोकतंत्र का या जनतंत्र का, आप किसी भी लोकतंत्र का एक लगातार घूमने वाला पहिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी घड़ी की सेकंड की सुई कंटिन्यूअस घूमती रहती है, तभी वो घड़ी चलती है।
अगर वो ना चले तो मिनट हैंड ना चले तो आवर हैंड नहीं घूमेंगी, टाइम आगे नहीं बढ़ेगा। सेम ऐसे ये लेजिस्लेटिव बॉडी वो हिस्सा है एक डेमोक्रेसी का जिसके फंक्शन करने के कारण ही एक देश की डेमोक्रेसी फंक्शन कर पाती है। इसको एक एग्जांपल से, एक आइडिया से हम लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन डेमोक्रेसी ले लीजिए, और इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को पावर दी। उस पावर का इस्तेमाल करते हुए हम वोट के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। स्टेट्स के लिए हम एमएलए चुनते हैं, सेंटर के लिए हम एमपी चुनते हैं, जो कि लोकसभा में एमपी होते हैं, एमपी जो कि लोकसभा में बैठते हैं उनको चुनते हैं। और इस चुनाव के माध्यम से हम उन्हें अपनी इस पावर का हस्तांतरण करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं अपनी पावर हम उनको कि वो हमारे बिहाफ पर अब काम करें। और जब वो नए नियम बनाते हैं या नए नियम में सुधार करते हैं, बजट बनाते हैं, इन सब के माध्यम से हमारे देश की डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। सोचिए अगर हर साल बजट ना बने और समय से वो बजट पास ना हो, तो नए जो वित्तीय वर्ष है, जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उसमें हमारे देश की गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड से एक चवन्नी भी खर्च नहीं कर पाएगी अगर बिल बजट पास नहीं हुआ। और तब सोचिए देश में क्या स्थिति आ जाएगी। सरकार आपको वेतन कहाँ से देगी, दैनिक खर्चे कहाँ से करेगी, तो सब चीजें अटक जाएंगी। तो अगर ये पहिया कंटिन्यूस मूव करता रहे, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता रहे, तभी बाकी बॉडीज काम कर सकती हैं अच्छे तरीके से। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव बॉडी को किसी भी डेमोक्रेसी का एक कंटिन्यूस मूविंग व्हील कहा जाता है, एक लगातार घूमने वाला पहिया कहा जाता है। और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में भी ये बात सेम है कि जो इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि हमारी पार्लियामेंट है, वो भी एक व्हील है जो कंटिन्यूस मूव करता है। हर साल में 3 सत्रों में कुछ दिन वो बैठते हैं, नए नियम बनाते हैं, और नियम बनाने पुराने नियम में सुधार करते हैं, जनता की जो डिमांड होती है अनुसार कुछ नए बिल्स बनाते हैं, नए कानून बनाते हैं, और इस माध्यम से वो हमारे देश के जरूरत के अनुसार चीजों को परिवर्तित करते हैं। साथ ही ये पार्लियामेंट हमारे देश की जो डेली फंक्शन करने वाली एग्जीक्यूटिव है उस पर कंट्रोल करती है, ताकि वो अपने पावर के जो दायरे हैं उसको क्रॉस करके आगे ना बढ़ जाए, रूल ऑफ लॉ की लिमिट में रहे। इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करती है। हमारे सिस्टम में कोई सुधार चाहिए होता है तो उसको सुधार करती है। तो ये सब काम करते हुए वो प्रूफ करती है कि वो एक ऐसा व्हील है, एक ऐसा पहिया है जो अगर मूव करना बंद कर दे तो डेमोक्रेसी शायद स्टॉप हो जाए। आप सोचिए कि अगर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना बंद कर दे, वो बजट ही ना पास करे अगले साल, तो एग्जीक्यूटिव जो पैसा खर्च करती है वो कर ही नहीं पाएगी। जुडिशरी को अपने ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि लेजिस्लेटिव को भी अपने ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जो पैसा चाहिए अपनी फंक्शनिंग के लिए, वो उसे नहीं मिलेगा और सारा चीज अटक जाएंगी। सेम ऐसे ही हमारे समाज को मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट सुधार की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस रिफॉर्म्स, और लेजिस्लेटिव उसमें नहीं करती है, तो आप देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं हर जगह डिमांड होती है कि हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, और कुछ ना कुछ हमें ऐसा फील होता है कि कुछ अड़चन आ रही है। तो स्मूथ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी की इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश की लेजिस्लेटिव कितनी अच्छे से काम कर रही है। और इसीलिए ये समझना जरूरी है हर डेमोक्रेसी के संदर्भ में। अगर आप ब्रिटेन में होते तो भी आपको ब्रिटेन की डेमोक्रेसी के संदर्भ में ये समझना आवश्यक होता कि कैसे ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और आप इंडिया में है इसलिए आपको ये समझने की जरूरत होगी कि कैसे इंडियन पार्लियामेंट फंक्शन करती है, क्या क्या उसके पावर हैं, किस प्रोसीजर्स के थ्रू उसको लिमिट, उसकी भी लिमिट तय की गई है। ये सब चीज़ों की आपको समझ होना आवश्यक है, और एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपके लाइफ में आप देखते हैं बिल, कानून, बजट, मीडिया, एमपी, एमएलए, ये सब दैनिक शब्द है जो आप सुनते हैं, तो इनका क्या अर्थ है, कैसे काम करते हैं, इन सब से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जिनकी हम इस कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि हाँ, एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है वो वाकई में ही डेमोक्रेसी का एक लगातार घूमता पहिया होती है। दूसरी बात आप समझने की जरूरत है इंडियन लेजिस्लेटिव के संदर्भ में, वो ये है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जो आवर लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो एक वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री, उस पर बेस्ड है।
इससे क्या मतलब कि हमारे सामने अभी वर्तमान में विश्व में कई सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम मौजूद हैं, कोई एक दो नहीं, कई सारे। और उनमें से जो प्रमुख हैं वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है और एक अमेरिकन पार्लियामेंट्री मॉडल है, ऐसे ही क्वासी फेडरल एक सिस्टम है। तो अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हैं, हर में अलग अलग तरीके का प्रोसीडिंग का अपना प्रावधान है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इंडियंस के लिए जिस सिस्टम को सबसे बेहतर माना और अडॉप्ट किया उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम। वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और मॉडिफिकेशन करके उसे अपनी जरूरत के अनुसार बना लिया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम किस आधार पर है तो वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्लियर? और इस लेजिस्लेटिव सिस्टम से हमने कुछ चीजें हूबहू अडॉप्ट कर ली और कुछ चीजें हमने जरूरत के अनुसार चेंज करी। जैसे कि ब्रिटेन के लेजिस्लेटिव सिस्टम में जो सबसे हेड पोस्ट है वो वंशानुगत है, वहां के किंग क्वीन जो क्राउन है। हमारे यहाँ पर हमने उसकी जगह एक रिपब्लिक सिस्टम अपनाया और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो क्या है, चुना जाता है जनता द्वारा इनडायरेक्ट तरीके से। क्लियर? हमारे यहाँ पर हमने दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा को कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस को छोड़कर लगभग सेम पावर दी। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी जो वहां का निम्न सदन है उसको थोड़ी ज्यादा पावर है, वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। हमारे देश में भी कुछ केसेस में ऐसा दिखता है, पर लमसम दोनों को बराबर शक्तियां देने का प्रयास किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यानी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अपनी जरूरत के अनुसार हमने सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी है, या इन जनरल भी हम कहें कि जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं वो मुख्यतः शासन के 4 कार्यों से जुड़ी होती है। तो आपके जो शासन है, जो पूरी व्यवस्था है लोकतंत्र की, उसके कई सारे कार्य होते हैं, कई सारे पहलू होते हैं। उनमें से जो मुख्यतः 4 पहलू, कई पहलुओं से आपके जीवन के हर हिस्से से लेजिस्लेटिव बॉडी जुड़ी है, हर हिस्से से। आप कोई नया नियम बांधते हैं तो वो उसमें लेजिस्लेटिव की भूमिका है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया में जो चालान कटता था, आपका ट्रैफिक चालान जो होता था, उनका फाइन्स बढ़ गया है। ठीक है, तो ये बढ़ने के पीछे भी आप किससे प्रभावित हुए, एक लेजिस्लेटिव डिसीजन से। तो आपको कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ने इफेक्ट किया। सेम ऐसे ही किसान आंदोलन का जो प्रोटेस्ट इंडिया में चल रहा था वो क्या है, वो भी एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के कारण एक आउटपुट था। तो आप कहीं ना कहीं हर लाइफ में इफेक्ट होता है आपके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का। पर हम समझेंगे कि गवर्नेंस के संदर्भ में, शासन के संदर्भ में, शासन व्यवस्था के संदर्भ में लेजिस्लेटिव बॉडी किन मुख्य पहलुओं पर से संबंधित होती है, पहलुओं से जुड़ी होती है। ठीक है, इनमें से प्रथम है कि वो जनता के इंटरेस्ट को, जो जनता के हित होते हैं, उसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि आप सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर उनको पावर हस्तांतरित करके वहां पर भेजते हैं। और जब आप उन्हें ये पावर हस्तांतरण करते हैं तब आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, वो आपसे या तो कुछ प्रोमिस करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये कार्य करेंगे, आपकी जरूरतें पूरी करेंगे, या फिर आप उनसे जो बेसिक आपके राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं कि वो अपनी लिमिट्स में पावर की लिमिट्स में रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए कार्य करेंगे लॉ की लिमिट्स में, और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने और उनको और आपकी लाइफ को सहज बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो ये आपके हित है ना। उनके चाहे प्रोमिस हो जिनको आपने पसंद किया, वो आपके प्रोमिस आपके हित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केजरीवाल सरकार ने अपनी जब पहले इलेक्शन लड़ने आया था तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको वो सुविधाएं फ्री देने का प्रयास करूंगा जो मंत्रियों को मिलती है, या उन्होंने कहा था कि मैं आपको अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं देने की प्रयास करूंगा। तो ये क्या है, प्रोमिस है, और ये प्रोमिस आपके हित को रिफ्लेक्ट करती थी, इसीलिए आपने उनके साथ कनेक्टेडनेस फील किया और उनको वोट दे दिया। जिनको नहीं फील हुई उन्होंने वोट नहीं दिया। तो आपके हित में जब आपको फील हुआ, आपको इंटरेस्ट आपका फील हुआ कनेक्टेड, तो आपने वोट दिया, पावर हस्तांतरित किया, और अब ये व्यक्ति आपके उन्हीं हितों को रिप्रेजेंट करता है और उनके अनुसार काम करता है। तो सेम ऐसे ही
आपके हर एमपी एमएलए की ड्यूटी है कि वो आपके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए अपना कार्य करें। और जब ये एमपी एमएलए के साथ हो जाते हैं तभी तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनती है। लोकसभा क्या है? लोकसभा 543 जो आपके डायरेक्ट इलेक्टेड एमपीज हैं उनके द्वारा कंस्टिट्यूटेड एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल पंचायत क्या है? पंचायत आपके लोकल गांव के जो इलेक्टेड आपने मेंबर किए उनके द्वारा कंस्टिट्यूटेड एक बॉडी है। सेम ऐसे ही एमसीडी क्या है? वो भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बॉडी है। सेम ऐसे ही पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड है, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, पर है ये सब कुछ आपके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉडी। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जब तक पावर में रहते हैं जब तक आप इनको कंसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं, और इसके लिए इनको ये जरूरी होगा कि आपके हित के अनुसार काम करते रहे। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है यानी जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो दरअसल आपके रिप्रेजेंट्स को रिफ्लेक्ट करने और उनकी पूर्ति करने के लिए कार्य करती है, सबसे पहला काम। दूसरा काम करती है सैंक्शन एक्सपेंडिचर। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, बताया था कि आपके दैनिक जीवन के जो सरकार के खर्चे हैं, मेट्रो बनाना, रोड बनाना, तनख्वाह देना, आपको सुविधाएं देना जैसे फ्री राशन, बिजली, आपको आज वैक्सीन देना, ये सब खर्चे हैं सरकार के। और इन सरकार को के खर्चों को करने के लिए एक फंड है। जैसे कि आप लोगों के पास बैंक होता है, वहां पे आप पैसे रखते हैं, वहां से आप निकाल के खर्च करते हैं, तो समझिए सरकार के पास भी एक बैंक है, उसको नाम दिया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वहां से सरकार पैसा निकालती है, खर्च करती है। अब सरकार अपनी मर्जी से रोज जाकर वहां पैसा नहीं निकाल सकती, जैसे आप बैंक में जाते हैं, रोज जाते हैं, साइन निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अपने बैंक के खुद मालिक है, इसलिए आप निकाल लेते हैं। परंतु एग्जीक्यूटिव जो हिस्सा है, जो डेली फंक्शन करता है, मैंने आपको बताया कि संसद 3 सत्रों में काम करती है, साल के 365 दिन संसद कार्य नहीं करती। तो बाकी दिन जो सरकार काम करती है वो है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और आपकी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों कार्य करते हैं, जिसमें डीएम, पुलिस, आर्मी, ऑफिस, डिपार्टमेंट्स, ये सब आते हैं सरकार के। और इनको रोजाना कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए खर्च चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये पैसा निकालने के लिए किसी की परमिशन चाहिए, किसकी? पार्लियामेंट की। तो ये सैंक्शन करती है एक्सपेंडिचर को। आपके सरकार द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है वो सब पहले से पार्लियामेंट द्वारा सैंक्शन होता है, पास होता है, वो मंजूर करती है जब उस खर्च को, तभी आप खर्च कर पाते हैं। और इसी मंजूरी की प्रक्रिया को हम बजट का पास होना कहते हैं। बजट में सरकार सारे खर्च को साल भर के एस्टिमेट को रखती है कि इस साल लमसम इतना खर्च होगा, हम हमसे लमसम इतना पैसा चाहते हैं, और तब जाके संसद का हर एक जो मेंबर है वो कलेक्टिवली एक डिसीजन लेता है, और फिर वो वोट करके उसको अगर मंजूरी देता है तो बजट पास होता है और सरकार को पैसे लेने की जो मंजूरी होती मिल जाती है। तो ऐसे ही कार्य चलता है, सैंक्शन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी और के खाते से पैसे निकालने हैं तो आप उनसे एक चेक लेंगे, उन्हें साइन कराएंगे, तो उस साइन कर कर उन्होंने आपको मंजूरी दे दी है कि मैं इस व्यक्ति को इतने पैसे देने की, निकाल लेने की मेरे अकाउंट से मंजूरी देता हूँ। तो सेम ऐसे ही पार्लियामेंट, जैसे आप चेक भर कर ले गए, उन्होंने साइन किया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको आपके फादर के अकाउंट से पैसे निकालने, तो उन्होंने लिख दिया आपका नाम और अमाउंट, या आप खुद लिख कर चले गए। उसके बाद उनसे आपको साइन कराना है, आपने साइन कराए, आपका बजट पास हो गया, आपने जाके बैंक से पैसे निकाल लिए। सेम ऐसे ही समझिए कि सारा पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की, कलेक्टिवली। अब पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से हैं, इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर है, और इन लोगों को डेली कार्य करने के लिए पैसे चाहिए। तो इन्होंने एक बिल बनाया, जैसे कि आपने चेक भरा वैसे इन्होंने एक बिल बनाया, लमसम सारा खर्चा लिखा। यहाँ पैसे की जिम्मेदारी आपके पिता की थी तो उन्होंने साइन किया, वहां संसद किया तो उन्होंने किया, और संसद ने जैसे ही हामी भरी, बजट पास हुआ, अब आप पैसा निकाल सकते हैं। तो अब जाके आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से एक लेजिस्लेटिव बॉडी सैंक्शंस को भी, एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको भी सैंक्शन करती है, क्लियर। इसके सिवा ओवरसी द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया अभी कि कानून ही नहीं बनाती एक लेजिस्लेटिव बॉडी,
आमतौर पर माना जाता है कि सरकार के 3 अंग है, एक कानून बनाता है, कानून को लागू करता है, एक न्याय करता है। पर हमारी लेजिस्लेटिव डेमोक्रेसी की मैक्सिमम लेजिस्लेटिव केवल कानून नहीं बनाती, वो बल्कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट यानी कि जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये जो है इनकी जो कार्य प्रणाली है रोजाना की, या जो उनकी कार्यवाहियां हैं, उनके जो द्वारा किए गए कार्य हैं, वो सब की जांच करती है, उसको एक ऊपर से नजर रखती है। तो हर सत्र में मान लीजिए कि बजट सत्र खत्म हुआ और बजट सत्र के खत्म होने के बाद सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया जिससे जनता को ज्यादा रास नहीं आया। अब सरकार के निर्णय के बाद मॉनसून सेशन खुलेगा। मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट की दोबारा से बैठक होगी, पार्लियामेंट स्टार्ट होगी। अब वहां पर अपोजिशन हो या कोई और सांसद हो, वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों किए, और गवर्नमेंट के खिलाफ कई तरीके के मोशन ला सकता है। तो इस प्रकार से वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को भी चेक करते हैं, उसके कार्य को ओवरसी करते हैं। तो लेजिस्लेटिव बॉडी का ये भी कार्य है। और इसी के साथ साथ सब जानते हैं ये तो आप सब जानते होंगे कि लेजिस्लेटिव बॉडी कानून बनाती है। तो कानून बनाने का अर्थ केवल ये नहीं है कि नए कानून बनाती है, पुराने कानून में बदलाव भी करती है। अब पुराने कानून में बदलाव करने के लिए भी एक तरीके से कानून ही बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक राइट है, जैसे कि पहले प्रॉपर्टी का राइट आपका फंडामेंटल राइट था, अब उसको सरकार को ओमिट करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तब क्या प्रोसीजर है? सेम वही, आप बिल लाइए कि हम इसको इस पार्ट को हटाना चाहते हैं, ये लॉजिक है, डिस्कशन होगा, डिबेट होंगी, चर्चाएं होंगी, वोटिंग होगी, दूसरा हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर होगा। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो बिल पास हुआ, एक तरीके से लॉ बना, और वो लॉ क्या बना कि आज के बाद से ये हिस्सा लागू नहीं होगा तो बदलाव करने के लिए भी नियम बनता है, नए नियम के लिए नियम बनता है, हर चीज के लिए एक नियम बनता है। तो नियम बनाने का भी कार्य, लॉ बनाने का कार्य भी हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा कि इंडियन लेजिस्लेटिव क्या है, किस सिस्टम पर आधारित है और क्या मुख्य कार्य वो करती है। उसकी भूमिका समझ आई होगी कि कैसे हमारे जो लोकतंत्र है, जो इतने समय से जीवित लोकतंत्र है, उसको कंटिन्यूस मूव करने में इसने क्या भूमिका निभाई है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है फेडरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव। हमारे देश की, मैंने आपको बताया कि हमारे देश विश्व में कई सारे लेजिस्लेटिव सिस्टम के मॉडल हैं। अब हमने किस आधार पर किस सिस्टम को चुना और उसमें कैसे मॉडिफाई किया, उसको क्या क्या उसमें मॉडिफिकेशंस किए हमने, इसका आधार हमारा फेडरलिज्म है। इसीलिए आप देखेंगे कि इंडियन जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग है वो कई देशों से डिफरेंट है, और इसका जो बेस है वो है फेडरलिज्म, संघवाद। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि संघवाद क्या है और कैसे इस संघवाद की व्यवस्था अपनाने के कारण हम लोगों की लेजिस्लेटिव बॉडी में जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का तरीका है उसमें कुछ कुछ चीजें बदली इन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, अदर लेजिस्लेटिव सिस्टम्स, इसके तुलना में हम देखेंगे कैसे हमारे देश का जो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग का तरीका है वो फेडरलिज्म के कारण बाकियों से भी। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं फेडरलिज्म क्या है। आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक डेफिनेशन। फेडरलिज्म इज अ मिक्स्ड slash compound mode of government that combines a general government with regional governments in a single political system, dividing the power between the two। मैंने इस पूरी डेफिनेशन को रुक रुक के बोला है, और जहां जहां मैं रुका हूं आपको वैसा समझने की जरूरत है। सबसे पहले समझना है आपको कि ये एक गवर्नमेंट का वो तरीका है, ये गवर्नेंस का एक वो तरीका है जहां पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो मिक्स्ड और कंपाउंड है। मिक्स्ड और कंपाउंड से आशय है कि ये कुछ चीजों से जुड़कर बना है। किन चीजों से जुड़कर बना? एक जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट जो आमतौर पर होती है, जैसे कि सेंट्रल या फेडरल जैसे गवर्नमेंट कहा जाता है, केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार जैसे कहा जाता है, विद रीजनल गवर्नमेंट, क्षेत्रीय सरकारों के साथ, जिन्हें आमतौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टेरिटोरियल गवर्नमेंट, इस तरीके के नाम दिए जाते हैं। उनके साथ मिलकर एक सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम को रन करती है, एक व्यवस्था को रन करती है। यानी कि दो इकाइयां, एक संघीय सरकार, एक राज्य सरकार, या यूं कहें कि एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर एक साथ जब फंक्शन कर रहे हैं
तब एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपकी साइकिल है, साइकिल समझिए, साइकिल के अगला पहिया चलता है, पिछला पहिया चलता है, दोनों चलेंगे तभी आपकी साइकिल मूव करती है। अब सोचिए आपके साइकिल का पिछला पहिया अचानक से जाम हो गया तो साइकिल नहीं चलेगी, या अगला पहिया जाम हो जाए तो साइकिल नहीं चलेगी। ठीक है, जब आप ताला लगा देते हैं साइकिल में तो आप क्या करते हैं कि कोई सा एक पहिया जाम कर देते हैं, साइकिल नहीं मूव होती है। तो सेम ऐसे ही फेडरलिज्म गवर्नमेंट का वो तरीका है जहां पर शासन व्यवस्था, एक शासन व्यवस्था को चलाने के लिए शासन के की ताकत को, शासन के हिस्से को बांट दिया गया। कैसे? डिवीजन ऑफ पावर की फिलोसफी पर। ये हम बाद में समझेंगे डिवीजन ऑफ पावर की फिलोसफी क्या है। अगर कोई समझना चाहे तो रूल ऑफ लॉ की जो वीडियोस हैं उनमें से किसी एक क्लास में है, वहां जाके देख सकता है। पर डिवीजन ऑफ जो पावर है उस डॉक्ट्रीन के आधार पर हम दो हिस्सों में एक पॉलिटिकल सिस्टम को बांट देते हैं, और एक का नाम हो जाता है केंद्रीय सरकार, दूसरे का नाम होता है राज्य सरकार। हमारे यहाँ पर भी ऐसे है, केंद्र सरकार में हम एमपी चुनते हैं, राज्य सरकार में अपने एमएलए चुनते हैं, और ये दो लेजिस्लेटिव बॉडीज फॉर्म होती हैं, एक सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, और ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं और तब जाके एक पॉलिटिकल सिस्टम रन होता है। ऐसे किसी भी सिस्टम को संघवाद कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। और फेडरलिज्म को इन डेप्थ में हम यहाँ नहीं समझेंगे, कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, ये सब चीजें यहाँ नहीं चर्चा होंगी। हमें बस ये समझना था कि क्या होता है फेडरलिज्म। होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से वी कैन से दैट इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पावर ऑफ गवर्नेंस इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संघवादी व्यवस्था में, एक संघवादी शासन की व्यवस्था में जो शासन की शक्तियां होती हैं, पावर होते हैं, वो डिवाइडेड होती हैं डिफरेंट टीयर्स, डिफरेंट स्तर्स के बीच में। जो डिफरेंट शासन के स्तर होते हैं उनके बीच में हमारे यहाँ पर वर्तमान में तीन शासन के स्तर हैं। शुरुआत में दो थे, कौन कौन से? संघीय और राज्य। अब तीन है। 1992 का जो संशोधन, संविधान 73वां संविधान संशोधन है, वो लोकल बॉडीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाता है, और इस हिसाब से हमारे यहाँ तीन स्तरीय सरकार जन्म लेती है। लोक लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सेंट्रल पावर पार्लियामेंट बनाते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों की विधायिका बनती है, जो कि एक सदनीय भी हो सकती है, दो सदनीय भी हो सकती है। और उसके बाद तीसरा स्तर होता है लोकल बॉडीज, जहां पर आप एमसीडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और आप दूसरी तरफ पंचायत इनको पढ़ते हैं, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से, और तीनों के कार्य और क्षेत्र विभाजित है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, विदेशी आक्रमण से सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। पुलिस व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? आमतौर पर राज्य सरकार की। दिल्ली के संदर्भ में ऐसा नहीं है, दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार की है। ऐसे ही आपकी सड़क नालियों का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो ऐसे ही कार्य क्षेत्र विभाजित कर दिए गए, इन्हें कहा गया शक्तियों का विभाजन करना। और इस प्रकार से एक फेडरल सिस्टम काम करता है। तो इसी फेडरल सिस्टम के अपनाने के कारण हमारे यहाँ पर दो लेजिस्लेटिव्स हैं, एक केंद्र में, एक राज्य में। पंचायतें अपने नियम नहीं बनाती, कानून नहीं बनाती हैं वो, इसलिए वहां लेजिस्लेटिव नहीं होते। वहां पर वो अपने नियम को लागू करती हैं, जैसे रोड कैसे बनाना है, नालियां कैसे बनानी है, किस एरिया में बनानी है, कहाँ तालाब बनाना है, कहाँ कुआं बनाना है, कहाँ पे छोटा सा एक बांध बनाना है, ये सब चीजें वो डिसीजन लेते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था कैसे रखनी है, छोटे मोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन नहीं लेते, जैसे पॉलिसी की बनानी है, ये सब डिसीजन उनके हिस्से नहीं। परंतु इसी फेडरलिज्म व्यवस्था के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे देश में दो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एक सेंटर में, एक स्टेट में। इसीलिए एक फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन में हम हमेशा देखते हैं कि एक से ज्यादा लेजिस्लेटिव बॉडीज काम करती हैं, और जो कि अपने एक निश्चित दायरे में कार्य करती हैं, जो कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन या कोई हाईएस्ट लॉ बुक जो होती है उसके द्वारा डिसाइडेड होते हैं। जैसे कि हमारे देश में डिफरेंट लिस्ट के द्वारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके थ्रू एरिया डिवाइड कर दिया गया कि इस एरिया में सेंटर काम करेगी, इस एरिया में स्टेट काम करेगा, और इस एरिया में अपनी पावर, लिमिटेड पावर जो भी है उनको मिली कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका इस्तेमाल करते हुए वे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार फेडरलिज्म और लेजिस्लेटिव में बहुत गहरा
संबंध है जिसे हमें समझने की जरूरत है। और आप जब इसे समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे कि इंडिया का लेजिस्लेटिव सिस्टम बाकी कई राज्यों के सिस्टम से क्यों अलग है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है, अब हम समझते हैं कि जिस वर्ड का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये होता क्या है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हम इस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक आम प्रपोजल जिसे संसद में लाया जाता है, या यूं कहें कि राज्य की विधायिका में लाया जाता है, और वह एक आम प्रपोजल अचानक से जिस प्रक्रिया के थ्रू होता हुआ नियम बन जाता है, लॉ बन जाता है, रूल बन जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर बाय विच अ लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से होते हुए या जिन चरणों से होते हुए एक वैधानिक ड्राफ्ट, एक बिल एक्चुअल में क्या बन पाता है, लॉ ऑफ द लैंड, उस भूमि का, उस राज्य क्षेत्र का कानून बन पाता है। समझे? तो उस प्रक्रिया को हम इस पूरे यूनिट के डिस्कशन में समझने का प्रयास करेंगे, और हमारा मेन कंसंट्रेशन यही होगा कि अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड जो नियम बनते हैं, जैसे बजट अपने आप में एक नियम है कि इस साल सरकार कितना खर्च करेगी, किस एरिया में कितना खर्च करेगी, कितने क्षेत्र के लिए कितना पैसा मिला है, ये सब चीजें एक तरीके से पास होती हैं। सेम ऐसे ही कानून नया बनता है, कैसे बदलाव होता है उसमें, फाइनेंस बिल, मनी बिल को पास कराने की प्रोसीडिंग में क्या क्या डिफरेंस है, फाइनेंस बिल, मनी बिल ऑर्डिनरी बिल से कैसे डिफरेंट है, ये सारे बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से कैसे डिफरेंट है, ये बिल होते क्या है, ये जो अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी मैंने बिल बताई, इन सब में क्या अंतर है, कौन सा बिल कैसे किस कैटेगरी में आता है, ये सब चीजें हम इस यूनिट के डिस्कशन में समझने समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आमतौर पर आपने समझ लिया कि एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, कि जिस प्रक्रिया से होते हुए कोई काम लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो है वो कानून बन जाता है। तो क्या प्रक्रिया है, क्या वो चरण है, तो आमतौर पर अगर हम देखें डिटेल में ना जाते हुए, तो हर डेमोक्रेसी में आपको यही प्रक्रिया देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। सबसे पहले बिल को प्रस्तुत किया जाएगा, उस प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किए जाने के बाद उसको लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा असेंट किया जाएगा। असेंट का मतलब होता है स्वीकृति करना। तो जो भी आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे कि हमारे सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो मंजूरी देते हैं। उसकी मंजूरी के बाद हेड ऑफ द स्टेट, जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो वो अपनी मंजूरी देते हैं। और इन दोनों की मंजूरी के बाद, यानी लेजिस्लेटिव की मंजूरी के बाद भी और प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद भी, दोनों द्वारा जब मंजूरी मिल जाती है, दोनों के दोनों जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति उसको दे देते हैं, तब जाकर एक जो बिल है, एक प्रपोजल है, वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। तो आमतौर पर ये एक ऐसी प्रक्रिया, इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या है, कहना एक बिल का प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव बॉडी उसको अपना सहमति देती है तो वो हेड ऑफ द स्टेट को भेजा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट यानी हमारे जो इंडिया है उसके हेड है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ऑफिस जाएगा वो, अगर वो भी अपनी मंजूरी दे देते हैं तो राज्य पत्र में छपकर वो प्रपोजल जो है वो नियम बन जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है। आमतौर पर एक नजर से अगर आप देखें तो आपको यही चीजें दिखेंगी, गहराई में इसको और समझेंगे हम बाद में। पूरी प्रक्रिया को समझने से पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि इस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में जो हम नियम बनाते हैं, ये नियम हमने समझ लिया कि नियम क्या है, कि कोई भी ऐसा प्रपोजल, कोई भी ऐसा विधान जिसको एक लेजिस्लेटिव बॉडी ने अपनी सहमति दे दी है, वो दरअसल आपका लॉ बन जाता है। पर ये लॉ कितने टाइप के होते हैं, तो हम प्रकृति के आधार पर लॉस को दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला लॉ है नेगेटिव नेचर का। नेगेटिव नेचर का लॉ वो होते हैं जो आपको कुछ करने से रोकते हैं। जैसे कि आप सभी ने अगर थ्योरी पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा नेगेटिव फ्रीडम। नेगेटिव फ्रीडम जहां पर आपको रोका नहीं जाता, आप कुछ भी करने के लिए फ्री। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव नेचर के लॉ, इसके अपोजिट वो लॉ है जहां पर आपको कुछ करने से रोका जा रहा है। जैसे कि आपको मर्डर करने से रोका गया है तो उसके लिए एक सजा
आईपीसी एक्ट में निर्धारित की गई है कि अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। सेम ऐसे ही आपको चाइल्ड मैरिज से रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने का एक्ट बनाया गया है। सेम ऐसे ही आपको रेप करने से रोकने के लिए रेप की सजा का प्रावधान कानून द्वारा बनाया गया है। सेम ऐसे ही आपको कोई भी शासन व्यवस्था की स्थिति को भंग करने के लिए, पीस एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए जो आप गतिविधि करते हैं उनसे रोकने के लिए आपको नियम बनाया गया है कि आप ऐसा ना करें। तो आपको कुछ करने से रोकने के लिए अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उसे कहते हैं वो नेगेटिव नेचर का लॉ है। वो आपको कुछ करने से रोकता है, आप ही के भले के लिए रोकता है, पर वो आपको कुछ करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में आया कि लॉकडाउन, अभी जो आपके कोरोना वायरस के एकदम से जो महामारी आई जिससे हम में से कोई भी परिचित नहीं था, इस महामारी के आने के बाद लॉकडाउन लगा, बहुत से विश्व के लगभग सब देशों में लॉकडाउन लगा। और इस लॉकडाउन में क्या कहा गया कि आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है। आपकी दुकानें बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, स्विमिंग पूल बंद है, जिम बंद है, सारे पब्लिक प्लेसेस बंद है, शादियां बंद है, सब बंद है। आपको नहीं निकलना है कहीं बाहर, आप घर में रहिए। तो नेगेटिव नेचर का एक तरीके से ये नियम हो, ये आपको कहीं कुछ करने से रोक रहा है। क्या करने से रोक रहा है? घर से निकलने से, दुकानें खोलने से, जिम खोलने से, कहीं बाहर जाने से, ताकि आपको सुरक्षित रखा जा सके। तो नेगेटिव नेचर का मतलब ये नहीं है कि आपके बुरे के लिए है, बल्कि नेगेटिव का यहाँ अर्थ है कि ये आपको कुछ करने से रोकने वाला नियम है। ये ऐसा लॉ है जो आपको कुछ करने से रोकता है। दूसरी तरफ पॉजिटिव नेचर, इसका अपोजिट, ये ऐसे नियम है जो आपको कुछ करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ मदद करते हैं, आपको अपनी लाइफ के गोल अचीव करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने मान लीजिए एक पॉलिसी बनाई, यानी एक नियम बनाया, और उस पॉलिसी के थ्रू गरीब बच्चों को या पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ने में कुछ सहायक राशि दी। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट्स आपको रिजर्वेशन देती हैं, आपको स्कूल में जाते हुए कुछ फाइनेंशियल एड देती हैं, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट आपको जय भीम योजना के तहत कोचिंग की सुविधा प्रोवाइड कराती है गरीब SC ST बच्चों को, EWS वाले बच्चों को। तो ये क्या है? आपको अपनी लाइफ के गोल अचीव करने में एक असिस्टेंस है। सेम ऐसे ही आप अच्छा लाइफ जी पाए, आप भूखे ना मरे, सरकार आपको फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू राशन प्रोवाइड कराती है। एक मिनिमम राशन पर इंडिविजुअल दिया जाता है। अभी वो फ्री दिया जा रहा है, डबल दिया जा रहा है। क्यों? ताकि आपको आपकी लाइफ जीने में थोड़ी मदद की जा सके। तो पॉजिटिव नेचर का नियम वो नियम होता है जो आपकी मदद करता है। ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो कानून बना 2001 में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट के सामने, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय में, तब वो भी क्या, एक पॉजिटिव नेचर का लॉ है जो आपकी मदद करता है, आपको एक राइट दिलाता है कि आप एजुकेशन का राइट पा सके। और ये सरकार को मजबूर करता है कि आपके घर के नजदीक में कुछ 5 किलोमीटर का शायद दायरा है, उस दायरे में आपको एक स्कूल प्रोवाइड कराए। तो ये आपकी लाइफ को अच्छा बनाने में पॉजिटिव मदद के लिए कानून है। तो पॉजिटिव नेचर का लॉ वो होता है जो आपको आपकी लाइफ को सहज बनाने या आपकी लाइफ के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। नेगेटिव नेचर का लॉ वो है जो आपको कुछ बुरा करने से रोकता है, या आपको कुछ ऐसा करने से रोकता है जिससे आप ही की लाइफ को हार्म हो सकता है, या फिर किसी अन्य की लाइफ को हार्म हो सकता है, या संपूर्णतः पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। क्लियर? तो ये सब चीजें इस पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में आपको समझने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले समझते हैं पहली लेजिस्लेटिव बॉडी जिसका नाम है पार्लियामेंट। आपने दिन भर अपनी चर्चाओं में, न्यूज में हर जगह सुना होगा संसद 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 संसद। पर आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर कुछ बच्चों ने कभी कम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो वहां अक्सर एक सवाल आता है कि इनमें से कौन संसद का हिस्सा नहीं। अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, कितने सदन हैं, कौन कौन पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, कौन पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता है। तो इन सब चीजों की अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट जो है, जो भारतीय पार्लियामेंट है, संसद है, वो दो सदनों से मिलकर बनती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, दो हाउस है। ठीक है, जैसे कि आपकी एक, आप में से बहुत बच्चे फ्लैट में रहते होंगे या आपने अपने घर के आसपास फ्लैट देखे होंगे। तो फ्लैट में जो एक बिल्डिंग है वो कई फ्लोर से मिलकर बनती है, फर्स्ट फ्लोर,
ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके। तो फ्लोर से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है ना। और फ्लोर क्या है, एक हाउस है, एक फ्लोर पर एक हाउस, दूसरे फ्लोर पर दो हाउस, तीसरे फ्लोर तीसरा हाउस, हाउस है। सेम ऐसे ही समझिए कि लोकसभा एक हाउस है, राज्यसभा एक हाउस है। यानी जहां पर एक फैमिली रहती है वो एक हाउस, या दूसरी फैमिली रहती है वह दूसरा हाउस। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा नहीं है वास्तव में, ठीक है, पार्लियामेंट में। पर इस सेंस में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लोकसभा जहां पर एक हाउस रहता है, एक फैमिली रहती है, वहां पर वो कौन सी फैमिली है, वो सांसद है जिनको आप डायरेक्टली चुनकर भेजते हैं, आप अपने वोट के थ्रू चुनते हैं। अभी आपने 2019 में इलेक्शन हुए, बीजेपी की एमपी को बहुत बहुमत मिला, बहुत सारे बीजेपी के एमपी चुने गए, अन्य पार्टियों के भी एमपी चुने गए, निर्दलीय एमपी भी चुने गए। तो ये जो एमपी चुने गए ये डिफरेंट फैमिली है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट चुने जाते हैं, आप इन्हें डायरेक्ट चुनते हैं। दूसरी तरफ एक फैमिली है राज्यसभा, राज्यसभा में भी एमपी है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं ये हम समझेंगे जब हम एमपी की पावर एंड ड्यूटीज के यूनिट को पढ़ेंगे। पर समझना अभी क्या है कि लोकसभा एक हाउस है, हाउस यानी सदन। सदन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप के रिप्रेजेंटेटिव्स है, 543 इनका नंबर है, और ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक चुना जाता है, और इन्हें हम खुद चुनते हैं। चुनने का आधार फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो सब ज्यादा वोट लाता है वो विजयी घोषित हो जाता है। राज्यसभा हम नहीं चुनते, इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो जो हमने एमएलए चुने हैं वो चुनते हैं, और अन्य लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा में कैसे चुनाव, और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लेजिस्लेटिव बनाते हैं। और इसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी हमारी इस पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम का हिस्सा कहलाते हैं। क्लियर। तो इंडियन पार्लियामेंट के हिस्से हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो द्विसदनीय है, बाय कैमरल है। बाय कैमरल का अर्थ है कि इसके दो सदन है। सिंपल सिंपल अभी मैंने समझाया, एक हाउस लोकसभा, एक हाउस राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, हमारे अपने वोट से चुनाते हैं, पॉपुलर। और पॉपुलर का मतलब जिन्हें लोकप्रिय होते हैं, जो बहुमत जिन्हें प्राप्त होता है वो वहां चुन के जाते हैं। तो इसीलिए पॉपुलर हाउस किसको कहा जाएगा, लोकसभा को कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स किसे कहा जाता है, ये भी कॉमन्स मतलब आमजन। तो वो लोग आमजन का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो है हाउस ऑफ कॉमन्स, वो भी लोकसभा। सेम ऐसे ही राज्यसभा, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए एक तरफ तो हम सबने चुन लिया अपना अपना प्रतिनिधि, अब हमारे देश में फेडरलिज्म है। अब फेडरलिज्म के अनुसार राज्य में कोई और सरकार चलती हो सकती है, केंद्र में कोई और सरकार। और अगर हम इन दोनों में सामंजस्य बनाना है तो हमें एक ऐसा हिस्सा भी तो चाहिए जहां पे स्टेट की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेशन करे, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट के इंटरेस्ट का रिप्रेजेंट करे। जैसे कि आपने देखा हो कई बार बंगाल की जो सरकार है उनका केंद्र की सरकार से कई विषयों पर नोकझोंक हो जाती है। पंजाब राजस्थान की सरकार का केंद्र सरकार से हो जाता है, महाराष्ट्र की सरकार का, बिहार की सरकार का, किसी भी सरकार का हो जाता है। तो अब इस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमने एक काउंसिल बनाया, एक व्यवस्था बनाई जिसे अपर हाउस कहा गया। और इसमें हम लोग इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ मेंबर्स को चुनते हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए लोग अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को आगे चुनते हैं। तो ये हमारे द्वारा कौन चुने गए, राज्य के व्यक्ति, एमएलए वगैरह, और इन्होंने अपने लिए चुना। तो यानी एक तरीके से जो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं वो स्टेट के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक सामंजस्य बनाना है फेडरलिज्म के कारण। तो बाइकैमरल हुआ, और इसीलिए दो सदन हुए। और राज्यसभा को क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट, कि वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्यों, क्योंकि वो आम जनता और आम जन का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो इस आधार पर इन दोनों हाउसेस को अलग अलग नाम से जाना जाता है। लोकसभा को कहते हैं हम लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल, पॉपुलर हाउस। राज्यसभा को कहते हैं हम अपर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये नाम है कुछ उनके डिफरेंट डिफरेंट। और हमारे देश
का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 79 ये कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इसका हिस्सा है, जब हम लोग कानून बनाने की प्रक्रिया समझेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, इंडियन पार्लियामेंट अपने पूरे फंक्शन को तभी एंड रूप दे सकती है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। कोई भी बिल लॉ तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। ठीक है, तो कोई भी लॉ बनने के लिए, और यही मुख्य काम है, तो इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए। तो इस अर्थ में प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा कहे जाते हैं। क्लियर? उसके बाद इन इंडिया वी हैव अडॉप्टेड फेडरल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग ओइंग टू विच, ओइंग का मतलब जिसके कारण, ड्यू टू which we divided legislative areas subject wise among center state। अभी अभी मैंने पीछे भी बताया जब हमने फेडरलिज्म के बात की थी कि किसी भी फेडरलिज्म में एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है वहां पर जो कार्य सूची होती है, जो एरिया होता है कि भैया इस एरिया में आप काम करेंगे, इस एरिया में, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। और हमने इसको सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करा है, यानी यूनियन और स्टेट के बीच में। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कार्यों का डिवीजन। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई बड़ा फैमिली फंक्शन है, जैसे किसी बच्चे का बर्थडे है फर्स्ट, या फिर शादी वादी है। एक बर्थडे मान लेते हैं, किसी बच्चे का एक बर्थडे। ठीक है, अब बर्थडे में आप लोग 4-5 लोग हैं फैमिली में, तो आप बड़े हैं, आप भाई हैं उनके बड़े, उस बच्चे के। तो आपको कहा गया कि देखो भैया तुमको टेंट वेंट लगवाना है। ठीक है, जब टेंट वाले आएंगे तो वो काम तुमको देखना है, तो टेंट अच्छे से लगना चाहिए, डेकोरेशन वगैरह तुम देखोगे, और खाना वाना वहाँ बैठ के देखते रहना कि हलवाई साहब इधर हेर फेर ना करे। एक काम आपको दिया गया। दूसरा काम कहा गया सामान लाने का, तो वो आपके फादर ने ले लिया, और फादर के भाई मतलब आपके चाचा या ताऊ जो है उन्होंने, कि हम लोग जाकर सब सामान राशन वगैरह ला के रखेंगे, भरवा के रखेंगे, हलवाई आएगा तो उसको तुम निकाल निकाल के देते रहना कि लोग वेस्ट ना करें। तो राशन लाने का सामान, जो भी सामान वामान था, टेंट बुक करना, डीजे बुक करना, ये सब काम आपके पिता और आपके चाचा ने कर लिया। आपकी मम्मी ने काम कर लिया गिफ्ट्स वगैरह का, कि रिटर्न गिफ्ट वगैरह बच्चे को ये देने हैं। ठीक है, आपकी बहन ने उनकी पैकिंग में मदद कर दी, और इस प्रकार से सबको काम दिया गया। तो अगर आप पैकिंग खराब हुई तो किसकी जिम्मेदारी? आपकी बहन की, आपकी बहन ने करी थी। हलवाई ने कुछ गड़बड़ किया खाने में, पनीर दिया था आपने उनको 50 किलो, और पनीर कम पड़ गया, तो पनीर गायब हो गया। तो अब आप किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपको बैठ के कहा गया था कि देखने के लिए कि वो कुछ सामान गायब ना कर दे। टेंट लगाते समय आपका डिसाइड हुआ था डेकोरेशन इस तरीके से होगा, और डेकोरेशन करने वाला उल्टा डेकोरेशन करके भाग गया। आपका काम था देखना, आपकी जिम्मेदारी। लिस्ट बनाकर दी गई थी कि ये सामान लाना है, कोई सामान मिसिंग है, तो आपके पिता उसके लिए जिम्मेदार है। तो काम के एरिया को डिवाइड कर दिया गया ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। ऐसे ही हमारे देश के फेडरल सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं ना सरकार के पास, तो उनको डिवाइड कर दिया गया और एक लिस्ट बना दी गई कि ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे। तो जिन कामों को राज्यों को सौंपा गया उसे कहा गया स्टेट लिस्ट। सब्जेक्ट जिसे केंद्र सरकार को सौंपा गया उन्हें कहा गया यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट। और जिनकी जिम्मेदारी दोनों की रही मिली जुली, उसे कहा गया कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। तो इस प्रकार डिफरेंट लिस्ट के हिसाब से हमारे देश में इस व्यवस्था को वास्तविक रूप दिया गया। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। और चूंकि ये लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन है तो हम इसे कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, जो कि हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 3 लिस्ट के थ्रू वास्तविक रूप दिया गया है। ये 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में दिए गए। ठीक है, आगे हम इनकी विषयवार अच्छे से चर्चा करेंगे, इनके बीच के अंतर को समझेंगे। दूसरी चीज है स्टेट लेजिस्लेचर। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो फेडरलिज्म व्यवस्था होने के कारण जो हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केंद्र और राज्य। तो केंद्र में जो है वो है पार्लियामेंट, स्टेट में हुआ है वो स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट, केंद्र का तो हमने समझ लिया कि पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा जनता का, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम सबका। तो ये हमने व्यवस्था समझ ली। अब हम समझते हैं कि राज्य की विधायिका है, उसके क्या रूप है, कैसी प्रकृति होती है, और कैसे वो बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचर समझते हैं। तो नेचर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वेराइज एज पर द नीड ऑफ द स्टेट। जैसी हमारे राज्य को जरूरत होती है, जैसी हमारी एक पर्टिकुलर राज्य की जरूरत होती है, जैसे कि यूपी की अलग जरूरत हो सकती है, महाराष्ट्र की अलग,
एमपी की अलग, छत्तीसगढ़ की अलग, झारखंड की अलग, अलग अलग राज्यों की अलग अलग जरूरत होती है। और इस जरूरत के अनुसार हमारे देश में लेजिस्लेचर का रूप डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 कहता है अ स्टेट कैन हैव एन यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल यानी एक सदन है, जहां पर केवल एक सदन है, जहां पर क्या होगी, इट शुड बी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सभा, विधानसभा, ठीक है। एज वेल एज अब बाय कैमरल लेजिस्लेचर, साथ ही साथ कोई राज्य चाहे तो बाय कैमरल यानी द्विसदनीय व्यवस्था भी हो सकती है, जो कि क्या होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान परिषद और विधानसभा। तो इस प्रकार से जैसी राज्य की जरूरत है वैसी हो सकती है। तो यूपी को जरूरत पड़ती है, यूपी की जरूरत महसूस हुई, यूपी में द्विसदनीय है। छत्तीसगढ़ को महसूस नहीं होती, वहां नहीं है। तो जिस राज्य को जैसी जरूरत लगी वैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। तो हमारे देश के लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को अगर हम समझे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि परिषद प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि हमारे पूरे देश का हेड कौन है, हमने, आपको याद हो जब हमने एट ग्लांस पढ़ा था पिछली स्लाइड्स में, आप जाकर देखिएगा, तो हमने पढ़ा था कि आमतौर पर क्या होता है, बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर लेजिस्लेटिव बॉडी के एसेंट मिलता है, फिर हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट का भी एसेंट होता है, तब जाके वो लॉ बनता है। तो हमारे इंडिया का हेड कौन है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारे देश के हेड होते हैं। सेम ऐसे राज्य का हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। तो यहाँ पे गवर्नर भी हिस्सा होगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मूला, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट, ये मिलकर लेजिस्लेचर बनाते हैं स्टेट का, उन स्टेट्स में जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था होती है, जहां बाइकैमरल होती है। जहां पर यूनिकैमरल व्यवस्था है वहां पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यानी विधानसभा होती है, और साथ में गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। परंतु यहाँ एक याद जरूरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि हमारे देश में जो फेडरल सिस्टम है, इसमें कई यूनियन टेरिटरीज, स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरीज भी है, अभी वर्तमान में 8 है। तो इनमें से कई यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव बॉडीज है, जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में। यहां पर जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वहां पर एक हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि दिल्ली में है, वहां पर 70 एमएलए हम लोग चुनते हैं, तो 70 है। और गवर्नर ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो कि अनिल बैजल है दिल्ली के केस में। तो इस प्रकार की व्यवस्था कुछ यूटीज के लिए, सभी यूटी के लिए नहीं है, इसके लिए बाय लॉ बनता है अमेंडमेंट करके। पुडुचेरी के लिए हुआ था अमेंडमेंट, दिल्ली के लिए हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के लिए हुआ। तो संविधान में बदलाव करके, संशोधन करके ये व्यवस्था की जाती है। यूटीज के लिए आमतौर पर जो लेजिस्लेचर उसकी व्यवस्था नहीं है, विधायिका की व्यवस्था नहीं है, पर 3 की है। 3 लेजिस्लेचर के लिए, 3 यूटीज के लिए ये एक एक्सेप्शन निकाला गया है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 169 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि, मतलब प्रक्रिया बताता है कि कैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो दूसरा सदन है उसका बनाया जा सकता है और उसे हटाया जा सकता है। और ये कहता है फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट पास अ रेजोल्यूशन दस मस्ट बी सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। यानी कि जो उस राज्य की विधानसभा है उसके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए, एक बिल पास किया जाना चाहिए तरीके से, जो कि 50% से ज्यादा लोगों द्वारा, एटलीस्ट 50% लोगों द्वारा, जो टोटल जनसंख्या, जो सदस्य संख्या है उसके 50% द्वारा समर्थित होना चाहिए, और 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। और तब जाके अगर प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है, तब जाकर एक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनती है, बिगड़ती है। 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और इसको हम समझने का एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार मैं अपना पेन ऑन कर लेता हूं, फिर हम समझते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टार्ट। देखिए अब पहले 50% को समझिए, 50% वाला यहाँ क्राइटेरिया है, ठीक है। ये हमने बना लिया परसेंटेज, टेढ़ा है, ठीक है। 50% यहाँ लिखा ना, मोर देन 50%, इस वाले को समझते हैं। मान लीजिए किसी विधायिका में, स्टेट की विधायिका में
कोई भी जैसे 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, टोटल 100 एमएलए वहां चुने जाते हैं, ठीक है। तो 100 में से 50% वाला केस क्या है कि 50+1 यानी 50 से ज्यादा, 50% 100 का 50 ही होगा, तो 50 से ज्यादा यानी वो 51 हो सकते हैं, 52 हो सकते हैं, 53 हो सकते हैं, तो 50% से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 100 से टोटल मेंबर हमने मान लिया कि उसमें कितने हैं, टोटल मेंबर 100 है, 100 लोग वहां पर चुनाव होता है, तो उनमें से 51, 50% ये हुआ, ये टोटल स्ट्रेंथ का हुआ। 2/3 ऑफ वोटिंग एंड प्रेजेंट। अब मान लीजिए एक दिन, जिस दिन ये वोट होना था उस दिन 100 लोग नहीं है, ठीक है, 100 लोग नहीं आए, कितने आए, आए 90। कितने प्रेजेंट हुए टोटल, प्रेजेंट हुए भाई साहब टोटल 90। तब जो केस होगा 2/3 क्या होगा, 90 को आप 2/3 से गुना कीजिए, तो 13 × 260। तो देखिए ये दोनों केस फुलफिल होने चाहिए। पहला क्या है कि उसको सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट यानी उसको 50 से ज्यादा लोग, 100 अगर टोटल केस है तो 50% + 1 लोग उसका समर्थन करते हो, और जब वो बिल लाए तो उसे पास होना चाहिए 2/3 मेंबरशिप से, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर मान लीजिए 90 ना होते, 60 होते, तब तो उस केस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 90 नहीं 60 हो जाती, तब आप देख रहे हैं ये नंबर का डिफरेंस बस समझाना चाहता हूं बस इन दोनों केसेस में आपको, कि मान लीजिए उस दिन 60 ही लोग होते, तब क्या होता ये, तब ये 40 हो जाता, तो 40 लोग अगर वोट दे देते तो ये पास हो जाता, और इन दोनों में से जो सा ज्यादा होगा, तो अब इस केस में कौन सा ज्यादा है, 51 ज्यादा है, प्रीवियस केस में कौन सा ज्यादा था, 60 ज्यादा था, तो जो भी ज्यादा होगा उसके वोटिंग से पास होगा। तो अगर मान लीजिए उस दिन 60 ही लोग आते तो 40 लोगों का वोट कंसीडर नहीं करके हम लोग ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करते, अगर 90 लोग आए होते तो हम 2/3 वाला कंसीडर करते, और इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करते हुए हम रिजोल्यूशन पास कराते हैं, और पास होने के बाद वो क्या होता है, हमारी असेंबली द्वारा प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं और वो पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था क्रिएशन की और एबोलिशन की है। एबोलिशन के लिए भी सेम प्रक्रिया, अगर आप मान लीजिए कोई राज्य है जिसके पास ऐसी व्यवस्था है और उसको वो हटाना चाहता है, जैसे कि हमारे यूपी के पास है और वो हटाना चाहे, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम समझें, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। अब इसके डिफरेंट स्वरूप के साथ केवल यहीं पर भिन्नता नहीं है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन में इसके डिफरेंस है, इसके निर्माण में, इसके गठन में डिफरेंस है, यही डिफरेंस नहीं है, कई क्षेत्रों में, कई हिस्सों में ये निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया में भी भिन्न है। यानी कि जैसे एक बिल, एक ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, अगर यहाँ पर 2 सदन है तो वैसा नहीं होता है, भिन्न है। राज्यसभा के समान लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर नहीं है, और इसी पावर डिफरेंस को, इसी ड्यूटीज डिफरेंस को, इस अथॉरिटी के डिफरेंस को हम लोग लेटर ऑन समझेंगे, जब हम एक बार सेंटर की प्रक्रिया को समझ लेंगे कानून बनने की, तब हम लोग ये भी समझेंगे कि कैसे दरअसल राज्यों में कानून बनने की प्रक्रिया चलती है और वो सेंटर के मामले में कैसे भिन्न। क्लियर, तो हम इसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक बिल क्या होता है, ठीक है, बिल के कितने रूप होते हैं, कितने मैंडेट मेजोरिटी के कितने तरीके होते हैं, और कैसे एक बिल कानून बनता है। इस पूरी जर्नी को समझने में हमें 1-2 क्लासेस लगेंगी, एक में तो नहीं, 2 या 3 क्लासेस लगेंगी, तो हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन हम कंपैरेटिवली किस अलग अलग बिल के मामले में ये प्रक्रिया कैसे भिन्न है और सेंटर और स्टेट के मामले में प्रक्रिया कैसे भिन्न है, ठीक है। तो ये क्लास देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो इस लेक्चर के दौरान तो मैं उसको पिन कर दूंगा, और वैसे भी अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ उस बात को अनदेखा कीजिएगा, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। ठीक है, और या फिर कोई गलती मुझे बाद में एहसास होती है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करने का प्रयास करूंगा, आपके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ।